दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्म ऋतु में जल सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले कन्नड़ के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी राष्ट्र संत आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज पूरे देश के लोगों में उत्साह और उमंग है। हर कोई जोश और जुनून के साथ जश्न मना रहा है। आज के दिन गणतंत्र प्रणाली प्रारंभ हुई और एक संविधान की रचना हुई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। उस भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लिखा गया। कहते हैं आज से वह नया संविधान चालू हुआ, लेकिन उस संविधान के अंदर कुछ संधान छिपा हुआ है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। आपको उसको उद्घाटित करना है। दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। और मैं उस संविधान की बात नहीं करने बैठा अभी, मैं तो आज उस बलिदान की बात करने बैठा हूं, जिस बलिदान के सहारे हम आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनके बलिदान को याद करने का अवसर है। आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमने उनके बलिदान को कितना याद किया और हम किस मार्ग में बढ़े। मानता हूं पहले आना, 2 आना, 4 आना चलते थे। आज हजारों के नोट चलने लगे, हजारों के नोट छपने लगे। पहले आना के पहले पाई। हाँ, समझ में आ रहा है। माना कि पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज में उड़ने लगे। आज हवाई जहाज में उड़ने लगे। माना कि पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे वाला। आज मोबाइल का जमाना आ गया। लेकिन इन विकास के युग में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम विनाश की ओर जा रहे हो। तभी तो हमारे सुख शांति अमन चैन में पहले जितनी सुख शांति अमन चैन था, पहले जितनी माताएं बहनें सेफ थी, क्या आज उतनी है? बोलो। आज भाई
भाई की नजरों में गिरा हुआ है, पति पत्नी की नजरों में आपस में फेर हो गया है, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं रहा, पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं रहा, यहां तक कि बाप और बेटी में भी रिश्तों में पता ही नहीं चल रहा है। ये क्या हुआ? क्या इसी भारत की कल्पना की थी हमारे उन बलिदानों ने, जिन्होंने बलिदान किया था? सुखदेव, याद करो, भगत सिंह, राजगुरु स्वर्ग में हैं तो क्या सोच रहे होंगे? इतना तो देखो। कहते हैं कि उन्होंने कहा, स्वर्ग में एक कहीं पर आर्टिकल पढ़ा था, एक पुस्तक मैगजीन आती उसमें, कि स्वर्ग में भगत सिंह सुखदेव से बोल रहे हैं कि भारत में ये क्या हो रहा है, कुछ लोग नोटों के खातिर मर गए, कुछ लोग नोटों के खातिर मर गए, कुछ लोग वोटों के खातिर मर गए। अरे हम भी कैसे हैं कि कैसे भारतवासियों के लिए मर गए? बोलो। इस प्रकार की हो रही है क्योंकि वो जब बलिदान उन्होंने दिया उस समय उन्होंने जुनून था, जोश था, एक अलग उमंग उत्साह था उनमें, और वह कहते थे कि मरकर भी, वो इतनी यातना देते थे अंग्रेज लोग उनको, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। क्या कह रहे हैं? मरकर भी, भगत सिंह कह रहा है अंग्रेजों से, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू निकलेगी। भले ही तू इस देह को मार सकता है लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। ये बिल्कुल उनको दृढ़ विश्वास रहता था, अपने स्वाभिमान को जागृत रखकर करते थे। उन्होंने फांसी का फंदा, कितनी सुंदर बात एक कवि ने लिखी कि उनके लिए फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था, फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था। वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में। आज पूरी पब्लिक जनता पढ़ रहे हैं ना, को एजुकेशन में क्या हो रहा है, एक दूसरे के गले के अंदर हाथ डाल के चल रहे हैं, उनको भारत से कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में। 23 साल की, 21 साल की, 22 साल की उम्र में जो फांसी पर लटक रहा है, वो अंग्रेज जो है ना, फांसी के ऊपर जैसे ही चढ़ाया, जेलर, वार्डन, जेल का जो वार्डन था, फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया, कि आज तक मैंने इतनी फांसियां दी लेकिन भगत सिंह और सुखदेव और इनके जैसी फांसी आज तक मैं नहीं दे पाया। आज इनके आगे और मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। समझ में आ रहा है? ये था इतिहास। तो किसी ने कहा कि फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था, वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में, पर वतन उनके लिए किसी मसूद से कम नहीं था, किसी मसरूद से कम नहीं था, क्योंकि वतन हमारे लिए पहले आगे है। हमें किसी से मतलब नहीं, किसी से नहीं, माता पिता सबको छोड़ दिया उन्होंने और केवल इनकलाब जिंदाबाद कर चले हम फिदा, जावे वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही कहते थे वो कि हमें तू मार सकता है, मार दे, लेकिन हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी भी तो है, लाइन लगी हुई है, कितनों को मारेगा? मार ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वो मसाल जला दी जिस मसाल के सहारे अब तो भारत में उजाला ही उजाला होना है, कहीं पर अंधेरा रहेगा ही नहीं। आजादी का उजाला सब तरफ अब तो फैलना है, ऐसा उनके भाव रहते थे। आज गणतंत्र दिवस यह है, या लोकतंत्र जिसको कहते हैं, हमारा
वह यह गणतंत्र कैसा हो, हम इस पर थोड़ा विचार करें कि हमारा यह गणतंत्र कैसा हो, क्योंकि गणतंत्र ऐसा हो जो परतंत्र चेतना को स्वतंत्र बना सके। आज भारत भले ही स्वाधीन है लेकिन चेतना पराधीन हो चुकी। भारत स्वाधीन है लेकिन चेतना पराधीन हो चुकी। हर व्यक्ति के जो अंदर में मनोभाव है वो पूरे बदल चुके। उनको वापस उन भावों को बदलने की जरूरत है, और भाव तभी बदलेंगे जब हम कुछ और भी बदलेंगे। और वो बदलने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि गणतंत्र हमारा कैसा होना चाहिए। कि सबसे पहले गणतंत्र हमारा हो, भारत का रोल मॉडल बनाया जाए। क्या बोला? भारत का रोल मॉडल बनाया जाए। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर देख रहे हैं, हम पश्चिमी देशों की ओर देख रहे हैं। अरे उस पश्चिमी देशों की ओर मत देखो जहां परमाणु को महत्व दिया जाता है, हमारे यहां परमात्मा को महत्व दिया जाता है। पश्चिम में पदार्थ को देखा जाता है, हमारे यहाँ परमार्थ को देखा जाता है। पश्चिम में अर्थ की ओर देखा जाता है, हमारे यहाँ पर तत्वार्थ की ओर देखा जाता है। और जहाँ पर नर से नारायण बनने की एक शिक्षा दी जाती है, ये भारत की वसुंधरा पर ही है, विदेश की वसुंधरा पर नहीं है। ध्यान रखना, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। आप भी पश्चिम में जाके देख लेना क्या हालत होगी। पूरब के देशवासियों, पूरब में रहने वालों, आप लोग पश्चिम की तरफ मत जाओ। यदि पश्चिमी सभ्यता को यदि अपनाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी दिनचर्या में केवल पाश्चात्य संस्कृति का ही बोलाबाला हो चुका है। आप अपने भारत का रोल मॉडल बनाएं, लेकिन क्या करें? जहां इतिहास में कालिदास, माघ जैसे ऋषि मुनियों को पढ़ाया जाना चाहिए था, वहाँ शेक्सपियर की कहानियाँ पढ़ाई जाती है। शेक्सपियर की कहानी पढ़ने वाला क्या भारत के इतिहास को जान पाएगा? वो क्या कर पाएगा? भारत के इतिहास से जानने के लिए भारत के महापुरुषों के बारे में जानो, जो किस प्रकार से अपना बलिदान दे चुके हैं। तब अपन भारत के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। केवल मात्र भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा कि हमने भारत माता की, हम देख रहे हैं आप कितनी, आज पहले बार महावीर भवन में यहाँ पर तिरंगे का बोलबाला हुआ है और तिरंगा फहराया है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी भी अभी कह रहे थे ये होना चाहिए, क्यों नहीं? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा भारत माता की जय नहीं बोलो, लेकिन भारत माता की जय के साथ में उस माँ के ऊपर आपका कितना कर्ज है ये भी तो देख लो। क्या उसको चुका पाएंगे हम? भारत माता कितना भार वहन करेगी हमारा, ये बताओ। माँ के ऊपर कितना भार लादोगे, ये तो आप देखो। इसलिए पहला मैंने बोला भारत का रोल मॉडल बनाएं, किसी दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की तरफ मत देखो, अपने अंदर में वो कुवत है। हम क्या मैंने बोला था ना अभी आदित्य को, किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को बताएंगे। किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को बताएंगे। ये दुनिया को बताना है कि किसी से कम नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 26 जनवरी के दिन ही कहा था, जब वो राष्ट्रपति थे, कि अब भारत को विकसित मान लेना चाहिए,
अब भारत को विकसित मान लेना चाहिए। कब तक अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखोगे? कब तक अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखेंगे? क्या हम विकासशील ही हैं क्या? बोलो। जो सबको शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे, जहाँ लाइन लगकर नंबर आता था विदेशियों का भी, समझ आ रहा है, वो आज वहाँ बाहर पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ ऐसा हो गया? ये क्यों हो रहा है? इसको देखना तो हमें ही पड़ेगा। दूसरा देता हूँ, पहला बताया भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएं। दूसरा है सांस्कृतिक चेतना जगाएं। अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को वास्तविक पहचाना ही नहीं है। हम अंग्रेजी को बोलने में अपना स्टेटस समझते हैं, है ना? अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना हमारे लिए, अरे ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड नहीं है। भारत की संस्कृति में रहते हो तो आप भारत की मौलिक संस्कृति के अंदर जिए। समझ में आ रहा है? अपनी मातृभाषा से प्यार हो, अपनी शिक्षा मातृभाषा में हो, तभी हम उस सांस्कृतिक चेतना को जगा पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। सांस्कृतिक चेतना देखो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये बता दें, ये इसी धरा पर महावीर स्वामी हुए, इसी धरा पर गौतम बुद्ध हुए, इसी धरा पर महात्मा गांधी जैसे संत हुए, क्योंकि ये भारत की पावन वसुंधरा है। ये सब बाहर नहीं हुए, इसलिए सांस्कृतिक चेतना को जगाने की जरूरत है। यहाँ पर विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए। विवेकानंद विश्व धर्म संसद का जो भाषण था उसमें भाषण करने के लिए गए। उनको लेने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी वो आए, और जैसे ही फ्लाइट से स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो वहाँ के प्रोटोकॉल के अनुसार जो अतिथियों के स्वागत के हिसाब से पूरी टीम लगी थी, वो विवेकानंद का स्वागत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि ये क्या पहन के आए हैं, तब उन्होंने पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी? हाँ, मैं ही स्वामी। अरे हमने तो सोचा था कोई सुटेड बुटेड कोई पर्सन भारत से आएगा, ये भगवा वस्त्रधारी केसरिया। आप लोग भले ही भजन गाते हो, केसरिया केसरिया आज है हमारो मन केसरिया, तो ऐसे ही वो केसरिया वस्त्र के अंदर में ये झंडे के अंदर जैसा आपका कलर है, तो विवेकानंद तुरंत उसको हाजिर जवाब देते हैं उन लोगों को, हाँ आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में यही मौलिक अंतर है। आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में यही मौलिक अंतर है। आपकी संस्कृति कपड़ों पर आधारित रहती है, आपका कल्चर कपड़ों पर आधारित होता है, जिसे कोई दर्जी भी तैयार कर सकता है। अरे हमारा कल्चर हमारे चारित्र पर आधारित होता है, जिसे एक गुरु ही तैयार करता है, जिसे एक गुरु ही तैयार कर सकता है। ये जवाब दिया, टक्के सा जवाब। वो सब के सब शांत हो गए कि वाक्य में, क्योंकि पाँव में छड़ाऊ पहने हुए, आपने विवेकानंद की फोटो देखी कभी? पाँव में लकड़ी की छड़ाऊ है ना, हाथ में इधर झोला और केसरिया परिधान, ये उनकी वेशभूषा थी। इस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले आज कहाँ चले गए? बोलो, कहाँ हमारा भारत खो गया है? अरे पहले धोती पहनते थे, फिर पजामा पर आए, पजामा से फिर पैंट पर आए, पैंट से फिर जींस पर आए, फिर जींस से फटी जींस पर आ गए। भाग्य ही फट गया। अब वो लोपर एक जींस हो रहा है, लो क्या, हाँ कोई वो बिल्कुल क्या, यानी ये हो चुका है। ध्यान रखना, ये सब हमारी भारतीय, इसको पहनने में, धोती पहनने में बड़ा जोर आता है आदमी को, लेकिन आज धोती तो एक आदि पहने हुए हमारे हुकुमचंद जी, देखो। हाँ, बाकी इधर ये बैठे हैं भैया सब लोग, वो भी यहीं पहने हुए, बाकी तो वो भी सुटेड बुटेड हो जाते हैं बाद में। नेहरू जी थे, नेहरू जी तो देखो क्या होता है,
कि आजकल टाई टाई उड़ा गया, टाई पहनने लग गए लोग। इस ये वेस्टर्न कल्चर है। गले के अंदर हमारे तो यहाँ गाय के भी रस्सी नहीं बांधते, आपके यहाँ गले में रस्सी बांध के घूमते हैं भारत में। तो हुआ ऐसा कि नेहरू जी जो थे वो धोती पहनते थे। अब एक अंग्रेज को मजाक सूझी, उनकी कांच थोड़ी सी पीछे से ढीली थी, तो उसको पकड़ के एक अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस। अब तुरंत नेहरू जी ने सोचे, और हाँ उनके अंग्रेज के गले में टाई थी, बोले व्हाट इज दिस। उसकी टाई को हिला के बोले व्हाट इज दिस। तो अंग्रेज बोला दिस इज नेक टाई। तो बोले दिस इज बैग टाई। दिस इज नेक टाई, ये तेरे गले की टाई है, तो ये मेरे पीछे की टाई है। समझ में आ रहा है? ये भारत देखो, साड़ी पहनती थी पहले की महिलाएं, साड़ी पहनती थी। ये सब एक षड्यंत्र है। आप समझो तो बात को कि साड़ी को खत्म किया और सलवार सूट पे लेके आ गए। क्यों? साड़ी माँ भी पहन लेती थी, बेटी भी पहन लेती थी, बहू भी पहन लेती थी, सास भी पहन लेती थी, देवरानी भी पहन लेती थी, जिठानी भी पहन लेती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सूट हो गए सूट, बोलो ना, जिसका है वही पहनेगा। ये क्या है? ये हमारी एक तरह से हमें परतंत्र बनाने की साजिश की गया है। ये जालसाजी है, हमारे साथ ये षड्यंत्र किया गया है, और आप लोग उसमें फंस गए, पूरे चंडुल में आ गए। और वो तो छोड़ो, सूट में भी पहले चलो सूट पहनती थी कोई बात नहीं, सूट के ऊपर एक और रखती थी। समझ आ रहा है? साड़ी पहनती थी तो उसके ऊपर भी एक दुपट्टा, वो दुपट्टा कहाँ गया बोलो? एक चुनरी, 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 अरे बहन चुनरी। समझ में आ रहा है? ओढ़नी बोलते थे उसको, ओढ़नी। हाँ, अब तो कोई के भी यहाँ कंधों पर वो चुनरी नजर ही नहीं आती, बिल्कुल पुरुष की तरह चलती हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? क्या यही हमारी भारत माता ने देखने के लिए सोचा था? बोलो ना। तो पहली बात, आज भारत को भारत का रोल मॉडल बनाए। दूसरी बात, सांस्कृतिक चेतना जगाएं। तीसरी बात, स्वदेश पर स्वाभिमान हो। हमें अपनी भाषा पर, हमें अपनी भूषा पर, हमें अपनी भोजन पर गर्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चम्मच कहाँ से आई, कांटे कहाँ से आए? जो मांसाहारी जीव थे ना, लोग थे, वो लोग कांटे से खाते थे। आप लोग क्यों ये चम्मच कांटे की चक्कर में पड़ गए? अरे दाल के अंदर अच्छी बाटी चूरी और फिर खाओ, वो हाथ से खाओगे वो मजा चम्मच से 3 काल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सारी विदेश से आ गई। इसी तरह से अपनी भूषा पहनावा भूल गए अपन। तो ये सब बदलना होगा, तभी हम भारत के उन मनोभावों को पहचान पाएंगे। समय आप लोगों का हो रहा है, इसलिए इतना ही रखेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहुत सुंदर पंक्तियां जब हम दूसरी क्लास में थे तब पढ़ते थे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें स्वभाषा से प्यार नहीं, जिसमें स्वावलंबन का यानी जुनून नहीं, और जिसमें स्वरोजगार से प्यार नहीं। आज रोजगार पे भी हमारे बुनकरों को बेरोजगार बनाया गया। भारत सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात करने का देश था। बोलो, आज आयात हो रहा है चाइना के ये कपड़े पहने हुए आप लोग। क्यों? और जबकि यहाँ से मलमल, ढाका की मलमल यहाँ से बनकर जाती थी, जो एक मैच बोट्स में पूरी साड़ी आ जाती थी। समझ में आ रहा है? इंग्लैंड की रानी यहाँ से कपड़े मंगाती थी, और आज उधर से आ रहे। तो ये सब हमारा परालंबन की ओर चले गए, पराधीन हम हो गए। स्वावलंबी बने, स्वरोजगार होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपने आप को उन्नत कर पाएंगे। अपने आप को उन्नत करें, इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, 5 भय बदलना होगा। बदलना होगा भाषा, बदलने होंगे भूषा, बदलने होगा भोजन,
बदलना होगा आपको भेषज यानी औसत, तभी आपके बदलेंगे भाव और फिर बदल जाएगा भारत। भारत प्रतिभारत बन जाएगा। यदि इन 5 को बदल दोगे तो आपका भारत पुनः वही भारत हो जाएगा जो हमारा कभी था। इसलिए आचार्य गुरुवर ने कहा कि खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। शिक्षा साड़ी है। गुरुदेव ने भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली दे दी, भेषज बदलने के लिए पूर्ण आयु दे दिया और भोजन बदलने के लिए शांति धारा जैसे उपक्रम दे दिए और भूसा बदलने के लिए हथकरघा जैसे प्रकल्प चला दिए, जिनके माध्यम से हम भारत को वापस सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बना पाएंगे। बनाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।